हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। अब क्या है ये स्टैंडर्डाइजेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टाइट्रेशन क्या है। तो बच्चों, टाइट्रेशन बेसिकली एक मेथड है। टाइट्रेशन एक मेथड है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का जो हमारे पास प्रेजेंट है उसका हम कंसंट्रेशन फिगर आउट करते हैं। मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, वो फिगर आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन। दूसरे की मोलैरिटी नोन होती है हमारी, वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, सॉरी, वो नोन कंसंट्रेशन होता है इसका। मोलैरिटी इज नोन टू अस। अच्छा, एक और चीज ये है कि नेचुरली अगर मान लो हमारे पास ए है एंड बी है, बी का हमें नोन है, ए का चीजें हमें फिगर आउट करना विद द हेल्प ऑफ बी, तो ये एक दूसरे से रिएक्ट करने भी चाहिए, अदरवाइज हम फिगर आउट नहीं कर सकते। तो रिएक्टिंग नेचर होना चाहिए इनका। जैसे अगर ए हमारा एसिड है तो बी क्या होना चाहिए, बेस। ए हमारा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बी क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, ये नॉन रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। सो व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट द कंसंट्रेशन of a solution whose concentration is not known with the help of the concentration of a solution whose concentration is known to us। ठीक है, तो एक हमारे पास ऐसा रहेगा जिसका नोन नहीं है, दूसरे का नोन है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करने चाहिए। इतना क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो भाई चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एसिड बेस हो गया, ऐसे ही आप प्रेसिपिटेट का भी कर सकते हो। जैसे बड़ा फेमस सा है, आपको मालूम है कि जो सिल्वर का नाइट्रेट है वो पानी में घुल जाता है, एक्वस। लेकिन अगर आप चाहते हो तो AgCl का पीपीटी भी बन जाएगा, AgBr का पीपीटी भी बन जाएगा, AgI का पीपीटी भी बन जाएगा। इनफैक्ट सिल्वर कुछ नेगेटिव आयन, उनमें से नाइट्रेट एक है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो टू सम एक्सटेंट नाइट्राइट एंड फ्लोराइड के साथ थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी शो करता है। अदरवाइज Ag के जो कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड, मोस्टली इनसॉल्युबल ही होते हैं। तो फिर भी हम लोग फिगर आउट करते हैं क्वाइट इजीली विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। इनके प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट है, ये पेल येलो होता है एंड ये येलो होता है। ये प्रेसिपिटेट। कुछ टाइट्रेशन ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रिएक्शंस इन्वॉल्व करते हैं, जैसे EDTA आपको है ना, EDTA का डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो वो यूज होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर। तो इस तरह के टाइट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, हमारे टाइट्रेशन को कैटेगराइज किया जा सकता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन है, कि रेडॉक्स टाइट्रेशन है, एंड अंडर रेडॉक्स आल्सो देयर आर फर्दर डिवीजन। सो अभी हमारा पॉइंट ये नहीं है कि हम टाइट्रेशन के बहुत डीप में जाए, अभी तो ये समझना है इस टाइट्रेशन के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करता हूं मैं। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए कि एक सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसका कंसंट्रेशन नोन हो, है ना, और दूसरा सॉल्यूशन कैसा चाहिए जिसका कंसंट्रेशन अननोन है और दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करें। अब इनको करते क्या है, तो उनमें से एक को हम ब्यूरेट में, आपने लेबोरेटरी में ये देखा होगा, इस तरह का ट्यूब रहता है जिसके अंदर यहां पे स्टॉपर लगा हुआ होता है ना। अगर आप इसको ऐसे प्रेस करते हो और इसके अंदर पूरी मार्किंग रहती है मेजरमेंट के लिए, और इसके अंदर हम फिल करते हैं। अभी के लिए मैं मान लो आपको बोल रहा हूं कि हमें कोई एक एसिड है, उसका हमें कंसंट्रेशन फिगर आउट करना विद द हेल्प ऑफ बेस। तो बेस का हमारा कंसंट्रेशन नोन है, वो पूरा यहां फिल कर दिया। नेचुरली, क्योंकि एसिड एंड बेस के रिएक्शन जब भी होंगे तो मोस्ट ऑफ द एसिड एंड बेसिस आर कलरलेस, तो अगर उनको हम इसके अंदर ऐड करते हैं और रिएक्शन होता है तो आप ये पता नहीं कर पाओगे कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, क्योंकि वो भी जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा नहीं पाएंगे। तो आप
इसके लिए जनरली ये चीज फिगर आउट हो सके, इसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और एसिड बेस में मोस्टली यूज होने वाले इंडिकेटर्स या तो वीक एसिड्स एंड वीक बेस का ही पार्ट है। उनमें से फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक पीएच पे कलर चेंज होता है। तो अब इसमें सर प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको से फॉर एग्जांपल HCl का आपको एक सॉल्यूशन आपने HCl का बनाया है जिसका मोलैरिटी आपको नोन नहीं है। तो HCl का जो टाइट्रेशन करने के लिए आपने रिएजेंट यूज किया, क्योंकि ये एसिड है तो नेचुरली आपको क्या यूज करना पड़ेगा? NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसकी मोलैरिटी आपको जो भी बॉटल प्रोवाइडेड होगा, ऐसे करके आपको लेबोरेटरी में इस तरह के बॉटल्स होंगे जिसमें इसका मोलैरिटी ऐसे लिखा होगा कि ये 0.1 मोलर है। क्या? NaOH। मैंने बोला एक का नोन होना चाहिए तभी दूसरे का हम निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 0.1 मोलर NaOH है, अगर करने के लिए अगर हम स्टार्ट कर दे डायरेक्ट तो HCl प्लस NaOH का रिएक्शन करा के क्या बन जाएगा? H2O प्लस NaCl। अब भाई अगर इंडिकेटर के हेल्प से मुझे मालूम चल जाता है कि कितने वॉल्यूम पे यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहां रिएक्शन होगा, इंडिकेटर जब अपना कलर चेंज करेगा तो वो हमारा एंड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट जिस पे रिएक्शन खत्म हो गया या इक्विवेलेंस पॉइंट, और उस पे हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लगाएंगे कि भाई आप अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से बोलो तो जितना इक्विवेलेंट इसका है उतना ही इक्विवेलेंट इसका होना चाहिए, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नॉर्मेलिटी के टर्म में N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2। अब इस नॉर्मेलिटी को आपको मालूम है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। तो अगर आपको मोलैरिटी दिया है तो मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। तो एक हमारा हो गया एसिड के लिए और एक हो गया हमारा बेस के लिए। एसिड का हमें नॉर्मेलिटी नहीं पता था, बेस का हमें डायरेक्टली दिया था। फिर कहोगे सर ये तो डायरेक्ट यूज कर लो, यहां पे वॉल्यूम आपने यहां पे कितने पे कलर चेंज हुआ वो आपने मेजर किया ही है, और ये जो आपके पास कोनिकल फ्लास्क टाइप में है इसके अंदर आपने कितना एसिड लिया है विद द हेल्प ऑफ पिपेट आप निकाल करके इसके अंदर रखते ही हो, तो ये भी आपको मालूम है। तो जब आपको V1 मालूम है, N2 मालूम है, V2 मालूम है, तब तो डायरेक्ट निकल गया। फिर कहां पे प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज आया? तो देखो यहीं पे ट्रैप है। बेसिकली ट्रैप ये है कि ये NaOH कोई सिंपल सा बेस नहीं है, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बॉटल्स हमारे पास लेबोरेटरी में रखे रहते हैं ये काफी टाइम पुराने टाइम का रहता है, कभी कभी महीनों हो जाते हैं, लैब में कुछ चीजें चल रही हैं उसको, और हर बार जब भी कोई रिएक्शन कराता है तो बॉटल को ओपन करता है, फिर क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज। अब इसका नेचर क्या है NaOH का? NaOH का नेचर है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये पानी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अच्छा, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक है। दूसरा नेचर क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं जैसे CO2 एसिडिक गैसेस, SO2, चाहे वो थोड़े ही अमाउंट में पर धीरे 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 आ करके माइन्यूट लेवल पे इसके साथ रिएक्ट करते हुए NaOH के जो मोल हैं इस बॉटल के अंदर उसको टाइम के साथ चेंज कर देंगे। तो जब चेंज कर देंगे तो जो हम वैल्यू लेकर के 0.1 मोलर सोच करके हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे वो उससे आने वाला रिजल्ट हमारा गलत हो चुका होगा, क्योंकि NaOH का कंसंट्रेशन अब 0.1 मोलर नहीं रह गया। इसलिए जितने भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है जब टाइट्रेशन में हम उनका यूज कर रहे होते हैं तो उनका वैल्यू जो बॉटल पे लिखा होता है उसको करेक्ट ना मान करके सबसे पहले वही फिगर आउट करते हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मोलैरिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर टाइट्रेशन, और उस केस में जो हम दूसरा काउंटर साइड में कंपाउंड लेके चलते हैं उसी को प्राइमरी स्टैंडर्ड बोला जाता है। और इस प्रोसेस को जिसमें इसका कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ टाइट्रेशन निकाला जाता है इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है।
तो अब आपको ये समझ आ गया कि इसका कंसंट्रेशन निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो 0.1 मोलर है ये रिलायबल नहीं है, टाइम के साथ ये चेंज कर रहा होगा। क्यों चेंज कर रहा होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करें? तो इसके लिए आपको ऐसे कुछ रिलायबल सोर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में फिर आएगी कि सर जब इसका बदल रहा है तो बाकी चीजें जो आप लेकर के रखोगे क्या उसका नहीं बदलेगा? तो वहीं पे हम सेलेक्टिवली चूज करते हैं, हम ऐसे कंपाउंड चूज करते हैं जिनका रिएक्टिविटी काफी कम हो, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ना हो, पानी एब्जॉर्ब ना करें, है ना। तो जब उनकी रिएक्टिविटी कम होगी तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली चीजें उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी, तो उनके कंसंट्रेशन काफी टाइम तक के लिए बिना अफेक्ट हुए सेम रहते हैं। तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके बॉटल पे जो लेवल है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो अब मैं लिस्ट बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने क्या बोला कि आपको NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पे हम किसी भी नोन रिएजेंट का जिसका बॉटल पे कंसंट्रेशन नोन है उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन हम निकाल रहे होते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो हमें यूज करना है वो वीक एसिड यूज करना है। अच्छा, फिर वीक एसिड में क्या कुछ पॉपुलर नाम है? बिल्कुल है। आप वीक एसिड में नाम बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पॉपुलर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कोई पॉपुलर नाम है? जी बिल्कुल। ऑक्सैलिक एसिड का आपने नाम सुना है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का यूज होता है फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH, और इसका जो भी कंसंट्रेशन नोन है हमारे पास वो हम रख लेते हैं। अच्छा, मोस्टली ये हाइड्रेटेड ही रहता है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, और क्या यूज होता है? एक कंपाउंड और जो कॉमनली लेबोरेटरी में प्रेजेंट रहता है वो है सोडियम या पोटेशियम। अब आपको मालूम है बेंजीन पे अगर ये 2 COOH आ गए ऑर्थो पोजीशन पे तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। तो ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो ये यूज होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है तो इनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ नहीं खराब होता। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो आपको किसी मैंने आपको अभी बात किया एसिड का बेस का स्टैंडर्डाइजेशन। मान लो आप HCl के मदद से, HCl का कंसंट्रेशन आपको नोन है, इसके मदद से फॉर एग्जांपल आपको NaOH जिसका आपको नोन नहीं है इसको फिगर आउट करना है। तो अगेन स्टैंडर्डाइजेशन इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए क्या यूज करें? तो बेस के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास वो सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हो। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम कार्बोनेट यू कैन यूज, राइट। तो एसिड के केस में मैंने आपको बताया ऑक्सैलिक एसिड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट करके कंपाउंड जो मैंने आपको बताया, उसी तरीके से बेस में ये है। अब बात करते हैं, मान लीजिए सर कि रिएक्शन एसिड बेस का नहीं है, टाइट्रेशन एसिड बेस का नहीं है, टाइट्रेशन है KMnO4 का विथ मोहर सॉल्ट या फिर सम एनी रिड्यूसिंग एजेंट, यू कैन कंसिडर एनी रिड्यूसिंग एजेंट। Say for example, I am considering H2O2। हालांकि इन एसिडिक मीडियम आपको मालूम होगा कि KMnO4 काफी पावरफुल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो H2O2 को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। इस टाइट्रेशन में आपको KMnO4 के बॉटल पे लेबल्ड है इसकी नॉर्मेलिटी, कुछ दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल 0.2 नॉर्मल, और इसका नॉर्मेलिटी आपको पता ही नहीं है। KMnO4 क्योंकि खुद अपने आप में पर्पल कलर का होता है, तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो डीकलराइज हो जाएगा। ऐसे केस में KMnO4 और इसके टाइट्रेशन में किसी इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी नॉर्मेलिटी अगेन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके लेवलिंग पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि काफी टाइम से जो ये बॉटल है अगर ओपन हुआ क्लोज हुआ तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाले रिड्यूसिंग गैसेस से रिएक्ट करके एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेने से इसका कंसंट्रेशन बदल गया होगा।
तो इसके साथ टाइट्रेशन करने से जस्ट पहले हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है और इसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे। तो इनके केस में कौन सा चीज यूज होगा KMnO4 के लिए? तो KMnO4 का नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। तो काम आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सम रिड्यूसिंग एजेंट एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज ही इसलिए होता है ताकि वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के कंसंट्रेशन को निकाल सके। तो अब क्या यूज करूं मैं? तो देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे नेचुरली रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में अगर मैं आपका नाम लूं तो ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्ट को आप यूज कर सकते हो, K2C2O4। ये भी एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट का कंपाउंड है ना। और क्या यूज कर सकते हो आप? और बहुत स्ट्रांग नहीं यूज करना है कभी भी, याद रखना, कभी भी बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज नहीं करने, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाए। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि KMnO4 का यूज करने के लिए क्या, इसी तरीके से मान लो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो रिड्यूसिंग एजेंट का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नेचुरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, अगेन बहुत पावरफुल नहीं होना चाहिए। तो K2Cr2O7 कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि ये बहुत पावरफुल नहीं होता। K2Cr2O7 इज गुड इनफ, नॉट वेरी पावरफुल। यू कैनॉट यूज H2O2, क्योंकि H2O2 तो बहुत सारे फैक्टर से खुद ही डिकम्पोज होता रहता है ना। तो ये आप यूज कर सकते हो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके अलावा पोटेशियम का आयोडेट यूज कर सकते हो, KiO3, ये भी यूज कर सकते हो प्राइमरी स्टैंडर्ड के फॉर्म में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे जो मैंने आपको भी समझाया था, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या यूज कर सकते हो? जब भी कॉम्प्लेक्स हो रहा उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो NaH2EDTA डाई सोडियम का। प्रेसिपिटेट वाले के अंदर क्या यूज कर सकते हो? जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें तो बहुत सारे रिएक्शन है, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं। NaCl हो गया, ये यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझाऊं और ये समझाओ कि क्यों हमें एक बॉटल जिसपे कंसंट्रेशन नोन है हम डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, खास करके तब जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो सो आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब, एट द सेम टाइम आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है वो समझ में आया होगा। सो विद दिस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको ये चीजें समझ आई है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।